आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर पे स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी बहुत अहमियत है। हाइड्रोलॉजी बहुत विशाल विषय है। हाइड्रोलॉजी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी पे मौजूद पानी का पानी, चाहे वो वाष्प के फॉर्म में है, चाहे वो क्लाउड्स के फॉर्म में है, चाहे वो ओशंस के फॉर्म में है, चाहे रिवर्स के फॉर्म में। दी स्टडी ऑफ वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, तो इसलिए इसको एक वीडियो में समझना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम कई पार्ट्स में समझेंगे। आज जो हाइड्रोलॉजी में हम समझेंगे, हाइड्रोलॉजी में सबसे पहले ओशंस के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे महासागरों के बारे में जानेंगे कि कैसे वो क्या क्या उनका रहता है, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही वाटर, हाइड्रोलॉजी शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया, वाटर होता है। तो वाटर में ओशंस की बात कर रहे हैं सीधा। आपको पता है द अर्थ हैज़ द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, हैंस आवर प्लैनेट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 73% ऑफ अपना अर्थ जो है वाटर ही कवर करता है। मास अर्थ का 73% वाटर है, इसलिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। देखिए ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है हमारे सामने। हाइड्रोलॉजी आपको पता है पानी की स्टडी, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब ये जो पानी है हमारे अर्थ पे, ये कैसे एक साइकिल में चलता है, ये कैसे समुद्र से आसमान, बादल से धरती, धरती से फिर समुद्र, ऐसे इसका जो साइकिल होता है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहले ये कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल is the circulation of the water within the Earth's hydrosphere in different forms, that is liquid, solid and gaseous phases. Nearly 59% of the water falls on the land, returns to the atmosphere through evaporation from over oceans as well as from the other places. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए वही सीधा मैंने आपको बताया, पानी जो अपने हाइड्रोस्फीयर में ट्रैवल करता है उसको ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो देखिए सीधा यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, ये ओशन है। ओशन में इवेपोरेशन होता है, सूरज की गर्मी से भाप बन के हवा में जाता है, हवा में जाके ये बादल का रूप लेता है। कुछ बादल जो है ओशन पे ही पानी बरसाते हैं तो उसको ओशन प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। फिर कुछ बादल फ्लो होके लैंड पे जाते हैं तो वो लैंड प्रिसिपिटेशन कहलाता है। इवेपोरेशन ना ही केवल ओशन पे ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी होता है, जिसको इवेपोरेशन और या ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी होता है। तो यहाँ पे भी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ जो लैंड प्रिसिपिटेशन वाटर का होता है तो इसमें देखिए कुछ अमाउंट पानी तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर काफ़ी अमाउंट पानी रिवर में चला जाता है, जाके रिवर फिर बाद में ओशन में ही मिल जाती है। फिर जो सॉइल एब्जॉर्ब करता है पानी वो जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और ग्राउंड वाटर में जो है वाटर टेबल्स बने रहते हैं कई, तो बहुत सारा वाटर तो जहाँ तक है वाटर टेबल में आ जाता है, और बाकी जो है वाटर फ्लो होके ओशन में ही चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वाटर जो है ओशन में ही चला जाता है घूम के साइकिल वापस, और फिर वहाँ से इवेपोरेट होकर बादल बनते हैं। तो ये जो वाटर का साइकिल है, ये साइकिल जो गो ऑन चलता रहता है, इसी साइकिल को बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कि वाटर कैसे ओशन से लेकर के लैंड से लेकर के ग्राउंड वाटर, और अगेन ओशन से लेकर के क्लाउड्स तक ट्रैवल करता है, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, उसका ऑलमोस्ट 59% जो है वापस पहुँच जाता है एटमॉस्फेयर में बादल के फॉर्म में वापस, या इवेपोरेशन से बोल सकते हैं, या फिर ओशंस के ऊपर से, या कोई अदर प्लेसेस से भी वो वापस पहुँच जाता है। नाउ द रिलीफ्स ऑफ द ओशन फ्लोर। देखिए अभी ओशन तो 73% कवर करता है हमारा अर्थ, हमको पता है, लेकिन अभी ओशंस को भी हमने कई भागों में बांटे हैं, क्योंकि हमको इनको बांटने का मुख्य कारण तो ये था कि हम इनकी स्टडी करने में हमको मदद मिले, हमको सहूलियत हो कि हम कैसे इनकी स्टडी कर पाएँ। तो इसलिए हमें इनको कई भागों में बांट दिया और कई नाम दे दिए। ओशंस को मुख्यतः 5 ओशंस में बांटा गया है, 5 ओशंस के भागों में, जिनका नाम है पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और साउदर्न ओशन, इन 5 ओशंस में बांट दिया गया है। और आप जो बे और गल्फ्स देखते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल हो गया, गल्फ्स हो गया, या सी बोलते हैं आप लोग, जैसे अरेबियन सी हो गया हमारा,
ये सब जो है इन्हीं 5 ओशंस के पार्ट होते हैं, इनसे भिन्न नहीं होते, इन्हीं 5 ओशंस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो ये है यहाँ। अभी देखिए ओशन फ्लोर जो है, अभी हम ओशन फ्लोर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। अभी ओशन फ्लोर जो है मुख्यतः मेजर बोलेंगे तो 4 डिवीजन है ओशन फ्लोर के। 4 डिवीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, एक ओशियनिक डिप्स होता है और एक डीप सी प्लेन होता है। ये 4 भाग में ओशन फ्लोर मेजरली 4 भाग में डिवाइड है। इन चारों भाग को हम अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो भाग मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जिसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए इसका डेफिनेशन में ही इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्युपाइड बाय रिलेटिवली शॉलो सीज एंड गल्फ्स। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? ये जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है लैंड, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, थोड़ा जो एक्सटेंड किया हुआ पार्ट रहता है। पानी देखिए अगर आप बीच पे देखोगे तो पानी तो लैंड तक चढ़ता है और थोड़ा देर पानी में हम जा सकते हैं चल के भी, तो वो जो लैंड के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक्सटेंडेड पार्ट है किसका? हमारे ये कॉन्टिनेंट का ही, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स। और ये जो है इसकी थिकनेस जो है ना, मोटापा जो आप बोलते हैं थिकनेस, ये जो है रिवर्स से, ये सेडिमेंट्स जो रिवर्स ये सब लाते हैं, बारिश ये सब, इनसे इनका मोटाई बढ़ती जाती है, इनका ये होता जाता है। विंड्स और ग्लेशियर ये और वेव करंट्स भी, इनको बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ को। जैसे कि कई फैक्टर्स आप बोल सकते हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, विंड्स हैं जो कि लैंड से आते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट किस चीज़ से हो जाते हैं? वेव्स और करंट्स। जो करंट्स बहते हैं वो भी हम आगे बताऊंगा आपको, करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स ये सब, उससे ये डिस्ट्रीब्यूट होके फैल जाते हैं आपस में। तो ये था कॉन्टिनेंटल सेल्फ। समझ लिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है? बस एक लाइन में ये एक्सटेंडेड पार्ट है हमारे कॉन्टिनेंट का, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इस हिस्से को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप द कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड द बेसिन। इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ शार्पली ड्रॉप्स ऑफ इनटू द स्टेप स्लोप। द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप रीजन वेरीज बिटवीन 2 to 5 डिग्री, देन द स्लोप बाउंड्री इंडिकेट्स द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसका? कॉन्टिनेंट का। और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप ये होता है, अब देखिए एक्सटेंडेड पार्ट तो है, अब एकदम से तो दीवार की तरह नहीं गिर जाएगा, एक स्लोप में ही कॉन्टिनेंट खत्म होगा। कोई भी लैंड आप देखिए खत्म होता है तो एक स्लोप में ही खत्म होता है, एक दीवार की तरह तो ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये स्लोप के फॉर्म में खत्म हुआ कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये स्लोप के फॉर्म में जो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, और ये जो है ये कनेक्शन पॉइंट है किसका? ये कनेक्शन पॉइंट है आपके कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है कनेक्शन पार्ट है इसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, और ये जो बेसिन है इसको बोला जाता है सी। ये जो आप यहाँ लैंड देख रही है सी, ये ओशन फ्लोर है, ओशन का फ्लोर है, ये बेसिन है, इससे ये कनेक्ट करता है इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ को, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप बीच में ये पार्ट। तो ये है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट खत्म हुआ कॉन्टिनेंट का, इसके बाद ओशन फ्लोर आ जाता है। अब देखिए डीप सी प्लेन, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, ये जो डीप सी प्लेन सीधा कुछ नहीं होता, ये जो होता है ओशन का फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट रीजन जो होता है ना, उसको हम डीप सी प्लेन बोलते हैं। ओशन का फ्लैटेस्ट एंड स्मूथ रीजन, इसका जो डेप्थ है मोस्टली 3000 से 6000 मीटर तक रहता है, और ये बहुत सारे फाइन ग्रेडियंट से कवर रहता है, जैसे कि क्ले और सिल्ट रहता है मोस्टली इसमें, क्ले और सिल्ट, और ये बहुत स्मूथ होता है और बहुत ही प्लेन फ्लैटेस्ट, ये फ्लैटेस्ट जगह है पूरी ओशन फ्लोर का, इससे फ्लैट और कहीं नहीं होगा डीप सी प्लेन से। और फोर्थ हमने जो लास्ट पढ़ा था क्या था? ओशियनिक डीप्स या ओशियनिक ट्रेंचेस भी इसको हम बोल सकते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि हमारे जैसे समुद्र में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी जाते हैं, उनसे ये कनेक्टेड चीज़ रहती हैं, उससे एसोसिएटेड ये चीज़ रहती हैं ओशियनिक डीप्स। जैसे ये ओशियनिक प्लेन्स हैं, बीच में ही सडन से बहुत बड़ा डीप आ गया, इसकी मोस्टली, और ये जो एरियाज होते हैं इसको बोला जाता है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ये मोस्टली डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशन के बहुत डीप पार्ट्स होते हैं, जिसकी आप देख सकते हैं स्टिप साइडेड आर 3 to 5 किलोमीटर डीपर, ये 3 से 5 किलोमीटर डीपर रहते हैं। ये सराउंडिंग है ना, इससे लगभग 3 से 4-5 किलोमीटर नीचे ये डीपर रहते हैं।
और ये मोस्टली बोला था इसका किससे एसोसिएशन रहता है, तो ये रहता है एक्टिव वॉल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से इसका एसोसिएशन, मतलब किसी भूकंप की वजह से शायद ये बन गया, किसी एक्टिव वॉल्केनो की वजह से इसका कनेक्शन है, इसलिए ऐसा है। बहुत सारे कारण होते हैं इन सब के। और मोस्टली ये जो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे होता है। दे ऑकर एट द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स एंड अलोंग द आइलैंड आर्क्स। ये आप बोला आइलैंड के आसपास ही आपको ये दिखेंगे, कोई आइलैंड है तो उसके आसपास ऐसा आपको एक डीप्स दिख सकता है, जैसे हवाई टाइप का आपने सुना होगा आइलैंड है, उसके आसपास बहुत सारे डीप्स हैं ऐसे। तो ये मेजर 4 पार्ट्स थे जिसमें ओशियनिक फ्लोर डिवाइड है। ये था रिलीफ्स ऑफ द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर के कैसे डिवाइड हैं कैसे नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है। अभी देखिए हमने क्या बोला, मेजर फीचर देखे थे हमने, मेजरली किस 4 पार्ट में डिवाइड है। अब हम ओशंस के माइनर रिलीफ फीचर्स देखेंगे। माइनर है लेकिन सिग्निफिकेंट फीचर्स भी है जो कि प्रीडोमिनेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, जिसका डोमिनेशन है बहुत सारे पार्ट्स में। ओशन के बहुत सारे पार्ट में इसका डोमिनेशन भी बहुत छोटे छोटे हैं, माइनर है लेकिन बहुत महत्व का है ये। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। मिड ओशियनिक रीजेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है, द मिड ओशियनिक रीज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ द माउंटेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। द माउंटेन रेंज कैन हैव पीक एज हाई एज 205,000 मीटर एंड सम इवन रीच द अबाउट द ओशन सरफेस। एक्चुअली देखिए मिड ओशियनिक रीज को अगर सिंपल भाषा में आपको समझाओ तो ये होता है क्या, 2 प्लेट, जैसे कि आप समझे प्लेट्स होते हैं ना, हमारे अर्थ के अंदर प्लेट्स होते हैं, तो ये 2 प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो इनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं मिड ओशियनिक, उठा हुआ पोर्शन रहता है। 2 प्लेट आपस में टकराएंगे तो वो पोर्शन उठा हुआ रहेगा। ये देखिए उठा हुआ है, ये उठा हुआ क्यों दिखता है पता है, क्योंकि ये मोस्टली इनके नीचे रहते हैं मैग्मा रहता है, और ये जो इनका जो एसोसिएशन रहता है एक्टिव वॉल्केनो से रहता है। तो ये जो मैग्मा है इससे निकलते रहता है, देखिए ये निकल के काला काला, ये काला काला बन गया होगा, इसलिए इसको थोड़ा ऊंचा कर देता है इस पार्ट को, और उस वजह से वो रिच जैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिच। ये बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं समुद्र के अंदर, और मोस्टली आइलैंड्स के आसपास भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारे रिच तो ऐसे रहते हैं कि जो ओशन सरफेस के ऊपर दिखते हैं, जिसको हम छोटे छोटे वॉल्केनोज के रूप में भी आजकल जानते हैं कि वॉल्केनो दिखता है इस बाहर, कुछ होते हैं वो ऐसे। तो ये होता है आपको मिड ओशियनिक रिच, 2 प्लेट के बीच उठी हुई जगह, और उसके अंदर मोस्टली मैग्मा रहता है। सेकेंड है सी माउंट। ये भी एक माइनर है लेकिन इसका भी बहुत महत्व है। ये क्या होता है कि देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ओशियनिक ट्रेंच होता है, ये जो मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं मैग्मा से ये जो 2 प्लेट के बीच में उठा हुआ रहता है वो होता है। तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और ऐसे ही जो ओशन जैसे हम देखते हैं, आप अर्थ पे भी सरफेस पे भी देख सकते हो, आप देखोगे एक छोटा सा टीला है, छोटा सा टीला उठा हुआ है, फिर उसके आगे प्लेन सरफेस है, फिर छोटा सा टीला उठा हुआ है। ऐसे आप देखते हो ना, वो टीले जो हैं ओशनिक फ्लोट्स में भी होते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सी माउंट्स को, ये प्लेन्स हैं लेकिन फिर भी अचानक से ऐसे उठ गया, फिर ये अचानक से ऐसे उठ गया, ये सब सी माउंट्स कहलाते हैं। देखिए आप इसको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ माउंटेन विच पॉइंटेड समिट्स rising from the sea floor that does not reach the surface of the ocean. Sea mounts are volcanic in origin and these can be 3,000 to 400 and 5,000 मीटर tall. मैं आपको क्या बोला, सी फ्लोर से उठते हैं लेकिन ये सरफेस है ना, सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम सी माउंट बोलते हैं। और मोस्टली सी माउंट्स को मैंने पहले भी आपको बताया मिड ओशियनिक रिज। देखिए ये होता है मिड ओशियनिक रिज जैसा ही आप कहेंगे, लेकिन यहाँ 2 प्लेट आपस में टकराती नहीं है, वहाँ 2 प्लेट दोनों साइड रहती है, एक साइड दूसरी प्लेट तो एक साइड दूसरी प्लेट, तो इसलिए वो उसको मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। इसका भी सेम फीचर है, इसमें ये भी एक्टिव वोल्केनो से ओसिएट रहता है, लेकिन ये कोई 2 प्लेट के बीच में रहता है, एक ये अपना ओशियन फ्लोर से ही उभा हुआ पार्ट रहता है जो कि सरफेस तक नहीं जाता है, थोड़े दूर तक ही रहता है, तो उसको सी माउंट बोलते हैं। और मोस्टली इसमें रहते हैं एक्टिव वोल्केनोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी है सबमरीन कैनियंस, ये तीसरा माइनर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमरीन कैनियंस
ये मोस्टली आपको सबमरीन कैनियंस जो हैं उस जगह पे देखने को मिलेंगे जहाँ कोई रिवर आके ओशन में मिल रही है। कोई नदी जाके जब समुद्र में मिलती है तो उस जगह पे आपको ये कैनियंस दिखेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैनियन क्या होता है। देखिए ये है कैनियन, ये रिवर है, रिवर आके मिली, यहाँ एक कैनियन बन जाता है। और इस पिक्चर में आप एक चीज़ और क्लियर देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या एक्सटेंडेड पार्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल स्लोप इसी का ये हुआ। या आपको यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी फ़र्क पता चल रहा होगा कैसे है फ़र्क। फिर कॉन्टिनेंटल राइज किसको बोलते हैं और एबियासल प्लेन किसको बोलते हैं। एबियासल प्लेन वही होता है जो मैंने आपको डीप सी प्लेन्स बताया। ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपने वैलीज सुना होगा, चंबल की घाटियाँ देखे सुने होंगे, मतलब जैसे कि ना दो लैंड आपस में है और बीच में गहरी घाटी है थोड़ी दूर तक, वैसे ही यहाँ पे भी बन जाती हैं थोड़ी समुद्र में भी। तो इसी को समुद्र में बनती है इसलिए उसको सबमरीन कैनियंस बोलते हैं, क्योंकि वो समुद्र में बनती है। और ये समटाइम्स जो है अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड स्लोप्स, ये कभी कभी होता है कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट होकर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में भी दिखता है, और मोस्टली ये समुद्र में भी दिखता है। और मोस्टली आपको पता है ना उसी माउथ पे दिखता है। क्या लार्ज लेवल का जो माउथ होता है ना, जहाँ पे माउथ उसको बोलते हैं हम, जिस जगह पे वो जाके समुद्र में मिलता है उस जगह को हम रिवर ऑफ द माउथ बोलते हैं। वहाँ पे वो मोस्टली पाया जाता है सबमरीन कैनियंस। ये कुछ नहीं, सीधा हम जो अर्थ पे सरफेस पे घाटियाँ देखते हैं वैलीज, सेम वैसी ही वैलीज समुद्र में, तो वो हो गई सबमरीन कैनियंस। तो ये थे सबमरीन कैनियंस आपके। अगला जो हमारा है गोयट्स। गोयट्स क्या होता है, देखिए गोयट्स भी सी माउंट ही है। सी माउंट मैंने आपको क्या बताया, सरफेस से उठा हुआ माउंट जो कि फ्लोर से उठा हुआ माउंट जो कि सरफेस तक नहीं पहुंच पाया, ओशन सरफेस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो फ्लोर से उठा था। सेम ये भी वही होते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन द गोयट्स एंड द सी माउंट्स आर द गोयट्स हैव द फ्लैटेंड टॉप। क्या एकमात्र डिफरेंस है कि वो एकदम माउंट रहता है, माउंट जैसा नुकीला, लेकिन जो गोयट्स है ना इनका जो टॉप है ना फ्लैटेंड है। देखिए फ्लैटेंड टॉप है, इसका टॉप एकदम फ्लैट रहता है, पूरा फ्लैट। तो है ना इज द फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, इसको हम फ्लैट टॉप्ड सी माउंट भी बोल सकते हैं। एंड दे शो द एविडेंस ऑफ द ग्रेजुअल सब्सिडेंस थ्रू द स्टेजेस टू बिकम द फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड माउंटेन। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 सी माउंट्स एंड गोयट्स एग्जिस्ट इन द पैसिफिक ओशन अलोन। और ये कांकरा आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बोला अभी 10,000 से ज़्यादा सी माउंट और गोयट्स अकेले पैसिफिक ओशन कवर करता है। जहाँ तक हमारा सर्वे है, अभी तक तो हम पूरा समुद्र जान नहीं पाए हैं, लेकिन जहाँ तक जाने हैं वहाँ तक 10,000 सी माउंट और गोयट्स अकेले पैसिफिक ओशन में मिले हैं हम लोगों को। तो ये थे आपके गोयट्स। ये भी एक माइनर है, छोटा है, लेकिन ये भी महत्व का है, जानकारी होनी चाहिए सबको कि क्या होता है। बात करते हैं अब अटोल की। अतोल क्या होता है, देखिए आपको आइलैंड्स तो आपने जानते होंगे आइलैंड्स क्या होता है, लेकिन ये जो अतोल होता है ये भी एक तरह का आइलैंड ही होता है। बट होता ये है कि चारों तरफ से ये इन आइलैंड्स के बीच में एक लेक होता है जिसको लगून भी बोलते हैं, लेक होता है। वो लेक जो है ना सॉल्ट लेक होता है, वो सॉल्ट लेक होता है वो खारा पानी का लेक बोला जाता है। वो खारा पानी का जो स्लाइन वाटर और हाईली स्लाइन वाटर बोल सकते हैं उसको। ये मतलब सीधा आइलैंड है, उसके बीच में कोई लेक है, सॉल्ट स्लाइन वाटर का या फिर सॉल्ट वाटर का बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं आपको लगून, अटूल। लेकिन अटूल में आपको एक चीज़ में क्लियर कर देता हूँ, तो ये हर बार ऐसा नहीं है कि यहाँ खारा पानी ही होगा, यहाँ स्लाइन वाटर ही रहेगा। आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर भी कभी कभी कुछ अटूल पे पाया गया है कि फ्रेश वाटर भी मिलते हैं, और कुछ अटूल पर ब्लैकिश वाटर भी मिलते हैं, कुछ वाटर पर स्लाइन वाटर भी मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मैं दो तरह के दिखाया है यहाँ पे, ये टॉप साइड व्यू आपको दिखाया हूँ और यहाँ पे टॉप व्यू भी आपको मैंने दिखाया कि वो दिखता कैसे है, तो आपको इससे अंडरस्टैंडिंग होगा। आप इसका एक डेफिनेशन देखिए पढ़ लीजिए तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल लीव्स सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। इट मे बी अ पार्ट ऑफ सी और समटाइम फ्रॉम इनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्लैकिश और हाईली स्लाइन वाटर। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मैंने बोला कभी कभी हो भी सकता है बीच में, कभी कभी नहीं भी हो सकता है बीच में। ये 4 फिगर मैंने आपको दिखाए, इसी का
ये साइड व्यू, ये फ्रंट टॉप व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू कैसा हो सकता है लगून, अटोल कैसा हो सकता है। तो ये भी एक माइनर फीचर ही है सी अपने ओशन का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी। आगे जो हम बात करेंगे ओशंस में कि टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, जो ओशन जैसे टेम्परेचर जो हमको अर्थ में भी फील होता है, तो ओशंस में टेम्परेचर कैसे चलते हैं, क्या होता है टेम्परेचर, कैसा सिस्टम होता है टेम्परेचर का ओशंस में। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर्स इज कंसर्न्ड विद द स्पेटियल एंड द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन। ये किससे कंसर्न रहते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द स्पेटियल एंड द वर्टिकल वेरिएशंस। जैसे कि आपको मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, ओशियन टेम्परेचर बाय डेप्थ से कि सनलाइट जैसे हीट किया सरफेस को, ये सरफेस लेयर हुआ, थर्मोक्लाइन हुआ और ये डीप वाटर हुआ। ये वाटर डेप्थ जो है 0 डिग्री सेल्सियस रहता ही है। वर्टिकल वेरिएशंस ये हैं और ये वाटर डेप्थ मीटर में दिया है। एक फैक्टर तो मैंने आपको क्या बोला है, किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेरिएंस पे भी डिपेंड करता है। और आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हमारा जो लैंड है ये तो बहुत जल्दी कूल हो जाता है जब ये हीट होता है, लेकिन ओशन बहुत जल्दी कूल नहीं होता है, उसको कूल होने में बहुत टाइम लगता है। वाटर जल्दी कूल नहीं होता है। आप जानते होंगे जनरल साइंस में भी है कि वाटर को ठंडा होने में समय लगता है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं डिफेक्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कैसे सनलाइट आती है और किस तरह से ये वेरिएशंस आपको यहाँ दिखते हैं, कैसे टेम्परेचर के वेरिएंस आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तक में कहाँ सरफेस पे दिख रहा है, तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस तक में डीप वाटर में दिख रहा। तो अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसके एक्यूरेसी जानकारी अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कैसे होता है। चलिए आगे भी अभी बताता हूँ और क्या फैक्टर होते हैं करते हैं डिफरेंट इसको। जैसे कि आपको देखिए ओशंस के रिलीफ्स आपको बताया था 5 ओशंस है, तो यहाँ हम स्पेटियल वेरिएशन भी देख सकते हैं टेम्परेचर का। एक मैंने आपको यहाँ क्या दिखाया, वर्टिकल वेरिएशन कैसा होता है, ठीक है, ये वर्टिकल वेरिएशन कैसा होता है टेम्परेचर का। आगे देखिए अब ये स्पेशियल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। मोस्टली देखिए आपको सीधा एरिया जैसा होगा वैसा टेम्परेचर होगा, ये तो मानते हैं ना। सीधा देखिए अब, और इंसोलेशन तो आप जानते हो, तो सनलाइट जहाँ ज़्यादा पड़ेगी वहाँ ज़्यादा गर्म होगा, जहाँ सनलाइट कम पड़ेगी वहाँ कम होगा, सीधा एक लाइन में। तो आप सीधा मैप पे देखिए और बोलिए ये क्या है, अपना इंडियन ओशन है। यहाँ सनलाइट पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, तो यहाँ 20 से 25 डिग्री, फिर 15 से 10 डिग्री। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ देखिए, इक्वेटर देखिए, इक्वेटर क्या है, यहाँ ये रीजन है इक्वेटर्स के ये रीजन है आसपास के। तो इक्वेटर्स के रीजन में आप देखिएगा 20-25 ऐसे ही आपको टेम्परेचर दिखेंगे ओशन के। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर चाहे नीचे दूर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर में भी गिरावट आती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर या फिर जैसे पोल्स की तरफ, सीधा इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर हमारा डाउन होते जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे होंगे 0, यहाँ 25 थी, 20, फिर 15, फिर 5, फिर 0, फिर ऊपर भी सेम 10, 5, 0 ऐसे होता है। तो यह है स्पेशल वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर का। सीधा सनलाइट से है, जहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ ज़्यादा धूप, वहाँ ज़्यादा गर्म, ऐसा ही होता है। इक्वेटर, सीधा इक्वेटर से पोल्स की तरफ गए तो ठंडा, इक्वेटर पोल्स से इक्वेटर की तरफ आए तो गर्म होता जाएगा पानी। और ये होने का भी कारण होता है, आपको भी बताता हूँ क्या कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए इंसोलेशन एक मुख्य कारण होता है। लैंड इंसोलेशन होता है, सी इंसोलेशन होता है, सोलर रेडिएशन जो ओशंस और लैंड के ऊपर आते हैं। ओशन वाटर गेट्स हीटेड अप बाय द सोलर एनर्जी जस्ट एज लैंड, देन प्रोसेस हीट एंड कूलिंग ऑफ द ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन द लैंड। वही मैंने आपको जो अभी बताया था कि जो ये लैंड पे आता है फिर ये कूल डाउन हो जाता है, ये जल्दी होता है। लेकिन जो ये ओशंस में होता है, ओशन के वाटर बहुत स्लो कूल होता है, इतना फास्ट कूल नहीं होता है, बहुत स्लो होता है। जैसे यहाँ आई, ये इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, ये डीप सी में जाती है पानी, फिर ये पानी वैसे ऊपर आई, फिर ये कूल होती है। मतलब ये जो हीट था ये यहाँ तक पहुँचने में इसको कूलिंग हुआ, तो बहुत लो, बहुत धीरे कूलिंग होता है। और जो लैटेंट हीट निकलती है, लैटेंट हीट आपको बताऊँ ज़्यादा निकलती है आपको ओशंस से, लैंड से ज़्यादा ओशन से ही निकलती है लैटेंट हीट। आप कॉन्टिनेंट पे देखो तो लैटेंट हीट उतना नहीं निकलता है, लेकिन ये मैराइन में लैटेंट हीट बहुत निकलता है। ये बहुत जल्दी ठंडा होता है कॉन्टिनेंट, और ये
जो ओशंस हैं ये बहुत धीरे ठंडा होता है। और आपको बताऊँ यहाँ एक और फैक्ट कि ओशंस, ये जो लैंड जो गर्म होता है ना, ये तो कूल होता ही होता है, और जो ओशंस के किनारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशंस के किनारे, ये अपनी हीट ओशन में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये और जल्दी ठंडा होता है, और ओशन को और ज़्यादा टाइम लग गया ठंडा होने में, तो और यही प्रॉब्लम बढ़ गई उनकी, जो मैंने आपको बताया था। अभी देखिए आपको मैंने बता तो दिया कैसे ठंडा गर्म क्या होता है, क्या कैसे क्या टेम्परेचर, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब ये क्या फैक्टर्स क्या हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करते हैं। जो टेम्परेचर इतना डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं 0, कहीं 25, कहीं 20, जो मैंने आपको बताया, मैं बताऊंगा अभी कि कैसे ये फैक्टर्स क्या हैं जो ये अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है लैटिट्यूड, सबसे फर्स्ट फैक्टर हम बोल सकते हैं लैटिट्यूड अफेक्ट करता है कि कौन सा हिस्सा किस लैटिट्यूड पे है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि सनरेज, क्योंकि सनरेज जैसे लैटिट्यूड पे पड़ती होगी उस हिसाब से आपको वही होगा। मैंने बताया था द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस पोलवार्ड्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर भी घटता जाएगा, क्योंकि मुख्य कारण है ये जो इंसोलेशन है ये भी घटता गया। देखिए इंसोलेशन घटता गया, इंसोलेशन सीधा बोलते हैं जो सनरेज पड़ते हैं उसी को इंसोलेशन बोलते हैं। तो ये घटता गया, तो घटता गया तो कम होता गया। फर्स्ट लैटिट्यूड, आपका लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है कि पोल है, ये लैटिट्यूड इफेक्ट करता है। पोल के पास है कि इक्वेटर के पास टेम्परेचर के लिए। और जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हम ये भी बोल सकते हैं जो डिपेंड करता है वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारा जो है अर्थ पे ना लैंड और वाटर का बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखोगे तो the oceans in the northern hemisphere receive more heat due to their contact with large extent of land and the ocean in the southern hemisphere। जैसे मैंने आपको अभी एक साइड बताया, जो कॉन्टिनेंट है ये भी हीट ट्रांसफ़र करते हैं ओशंस में, अपनी हीट ओशंस में छोड़ते हैं। तो आपको पता होगा साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में 2 भाग में विभाजित है हमारा अर्थ। जो लैंड मास है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, वाटर मास कम है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। जैसे कि आप फिगर में देखते हो 61% ऑफ वाटर है लैंड हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 61% वाटर है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में 81% वाटर है। तो इसलिए हम इसको लैंड हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर को वाटर हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा लैंड्स होंगे वहाँ ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा हीट छोड़ेंगे इसमें। और यहाँ ज़्यादा लैंड नहीं है तो यहाँ ज़्यादा कूल होता है, यहाँ तो कभी 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है टेम्परेचर यहाँ पे वाटर्स का। तो ये फ़र्क होता है आपको जो मैंने बताया। सेकंड फैक्टर है ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट्स हैं हमारे इधर, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट बिकॉज दे आर कॉन्टैक्टेड विथ लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड, ये बहुत ज़्यादा लैंड से कॉन्टैक्ट हैं। तो चलिए अब नाउ वी सी द थर्ड फैक्टर। व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? द थर्ड फैक्टर इज प्रीवेलिंग विंड्स। विंड्स भी बहुत ही मायने रखती हैं आपको टेम्परेचर के लिए ओशंस की। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन ड्राइव वार्म्स, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। जो लैंड है आपको देखिए पानी है, उस जो सरफेस पे गर्म हुआ था उसको हटा दिया तो क्या हुआ कि नीचे का कोल्ड पानी ऊपर आया, फिर वो और हीट हो गया सन से, तो और ये लेट हो गया ना उसको करने में। तो ऐसे ही विंड्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम देती है। जैसे कि आपको मैंने कुछ विंड्स का नाम भी दिए हैं, देखिए ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज 2 विंड्स होते हैं, फिर नॉर्दर्न ट्रेड्स विंड्स होते हैं, डोल्ड्रम्स होते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड्स होते हैं, वेस्टर्लीज, ये सब आपको बहुत सारे विंड्स का नाम है जो विंड्स इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत अफेक्ट करते हैं। अब जैसे ये फिगर में भी देख सकते हैं कैसे होती है, विंड आती है, ये विंड, ये वाटर सरफेस है, ये विंड है, विंड आई ये घुमा दिया इसको, सरफेस के वाटर को काफ़ी हद तक पहुंचा दिया आगे। तो फिर क्या हुआ, कोल्ड वाटर ऊपर आ गया, फिर कोल्ड वाटर और वार्म वाटर कहाँ चला गया, नीचे, और फिर कोल्ड वाटर ऊपर आके हीट होने लगा, फिर वो नीचे गया, फिर वो ऊपर आ गया। ये जो साइकिल चलने लगा ना, ये और प्रॉब्लम किया और इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और इसका टेम्परेचर और बढ़ा देता है ये। तो ये भी एक फैक्टर है, और जरूरी नहीं है बढ़ाएगा ही, जहाँ उल्टा विंड चलता हो जहाँ, तो ये एक फैक्टर है, आप समझ सकते हो। ये भी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि कहाँ कितना टेम्परेचर रहेगा, उसके लिए ये भी एक जिम्मेवार है। सभी जहाँ ज़्यादा विंड चलती है एकदम, जैसे मैंने ये रीजन आपको दिखाया है सर्कल करके, यहाँ कितनी ज़्यादा विंड है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना,
क्योंकि ये बार बार विंड के इसको एक तो है ही उनको हीट हो रहा है, इंसुलेशन ज़्यादा इक्वेटर के पास की वजह से यहाँ पे, और ये जो विंड्स हैं विंड्स और प्रॉब्लम दे रही है कि ऊपर का पानी हटा दे रही है और फिर नीचे का कोल्ड वाटर आ रहा है, फिर वो भी हीट हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर के लिए फैक्टर प्रिवेलिंग विंड होता है, पूरे अर्थ के लिए भी होता है फैक्टर। तो अभी तक 3 फैक्टर हमने पढ़े क्या जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। क्या लैटिट्यूड पर है, फिर पढ़े अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कैसे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और फिर पढ़े प्रिवेलिंग विंड्स भी जिम्मेवार हैं इसके लिए कि इतना वेरिएशन क्यों है टेम्परेचर में, यहाँ का पानी का टेम्परेचर ये, वहाँ का पानी का टेम्परेचर ये, क्या वेरिएशन है, इसके लिए ये 3 चीज़ें पर हैं। और चौथी और आखिरी चीज़ जो है ओशियन करंट्स इनको बोलते हैं। आपको मैंने बताया था करंट्स बताऊंगा क्या होता है, ये ओशियन करंट्स होते हैं। करंट्स में आपको बताना चाहूँगा मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। वार्म ओशन करंट्स रेजेस द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज वाइल द कोल्ड करंट्स डिक्रीजेज द टेम्परेचर इन वाइल्ड एरियाज। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के करंट्स होते हैं, एक होते हैं वार्म ओशन करंट्स और एक होते हैं कोल्ड करंट्स। एक वार्म करंट्स और एक कोल्ड करंट्स। आपको यहाँ मैंने फिगर में रेड कलर में वार्म करंट्स दिखाए हैं और येलो कलर में कोल्ड करंट्स दिखाए हुए हैं। आप देखिए जो ये वार्म करंट्स हैं जब किसी कोल्ड एरिया में जाते हैं, ये वार्म करंट्स है, कोल्ड एरिया में गए तो यहाँ के पानी को हल्का ये गर्म कर देते हैं, वार्म कर देते हैं। और जो ये कोल्ड करंट्स हैं ये जब आते हैं वार्म एरिया में, मैं आपको यहाँ एक बताना चाहूँगा, यहाँ वाइट कलर में मैंने आपको दिखाया हुआ है कोल्ड और रेड कलर में दिखाया हुआ है वार्म करंट्स, वाइट कलर में आपको देख सकते हैं कोल्ड करंट्स। तो मैं क्या बोला, जब ये जाते हैं तो वहाँ का पानी को वार्म कर देते हैं, और जब ये कोल्ड करंट्स जाती हैं वार्म एरिया में तो वहाँ के पानी को थोड़ा ठंडा कर देती हैं, कूल कर देती है थोड़ा। तो ये भी फैक्टर है, कहाँ कैसा करंट चलता है उसके हिसाब से टेम्परेचर वहाँ का डिपेंड करेगा, ये भी एक फैक्टर है। तो करंट्स आपने मोस्टली समझ करंट्स क्या होते हैं। और आपको बताऊँ जहाँ ये 2 करंट्स वार्म करंट्स और ओशन करंट्स का मेल होता है ना, जहाँ ये आपस में टकराती हैं, वो जगह फिशरीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। वहाँ धुंध बोलते हैं ना, वहाँ धुंध बहुत होती है। लेकिन आपको पता होगा ये एरिया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ लैब्राडोर करंट और ये गल्फ स्ट्रीम जो है, ये 2 विंड जो हैं कोल्ड और वार्म आपस में टकराती हैं। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही फॉग है इस एरिया में। और आपको पता होगा टाइटैनिक का हादसा कहाँ हुआ था, टाइटैनिक का हादसा यहीं हुआ था, वो बहुत फॉग की वजह से देख नहीं पाए थे वो लोग। और यहाँ फिशरीज़ के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ फिशरीज होते हैं बहुत हद तक। ये होते हैं करंट्स। तो अभी हमने फैक्टर्स जाने क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं मेनली, लैटिट्यूड और फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है नॉर्थर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर में कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर थर्ड हमने पढ़ा प्रिवेलिंग विंड्स, और ये 4th है ओशन करंट्स। ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे ओशन के टेम्परेचर को डिपेंड करते हैं कि कैसे होंगे, कितने टेम्परेचर कहाँ रहेंगे। ये थी टेम्परेचर ऑफ द ओशंस। तो ये था टेम्परेचर ओशंस के बारे में। हाइड्रोलॉजी मैंने आपको पहले ही बोला बहुत बड़ा पार्ट है, इसको एक क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हमको कई क्लास करने हैं। तो ये हमने आज फर्स्ट पार्ट देखा हाइड्रोलॉजी का। तो हाइड्रोलॉजी का फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा आज, ओशंस के बारे में। अब किसी और पार्ट में हम रिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे, किसी और पार्ट में हम आइसलैंड्स के ऊपर बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आइस भी एक वाटर फॉर्म ही हो गई है, तो इस समय हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ओशंस को रिवाइज कीजिए, ओशंस के ऊपर चर्चा बताइएगा कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।